हेलो एवरीवन। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हरिश्चंद्राची फैक्ट्री। ये एक मराठी मूवी है और ये मूवी भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के जी के अथक परिश्रमों को दर्शाती है। आज हर साल भारत में हजारों फिल्में बनती है। 20 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाओं में फिल्में बनती है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इसीलिए आज हम इस फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई ये देखेंगे। धोंडीराज गोविंद फाल्के उर्फ दादा साहेब फाल्के, जिन्होंने भारत में पहली फिल्म बनाई थी और इस तरह भारत में फिल्मों की शुरुआत हुई थी। इसीलिए इन्हीं के नाम पर फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है गिरगांव मुंबई से और साल होता है 1911। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे उसकी माँ पढ़ा रही थी और वो उस बच्चे को राजा हरिश्चंद्र की कहानी भी सुना रही थी। उस बच्चे का नाम महादेव होता है और उसकी माँ का नाम सरस्वती बाई होता है। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं, उनमें से एक व्यापारी होता है और तभी ये पता चलता है कि ये दादा साहेब फाल्के जी का घर है और सरस्वती बाई उनकी पत्नी है। तभी वो व्यापारी सरस्वती बाई को उनके पति दादा साहेब जी को समझाने को कहता है, क्योंकि वो व्यापारी दादा साहेब जी के साथ प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस शुरू करना चाहता है और दादा साहेब उसे टाल रहे थे। फिर उसे सरस्वती बाई से पता चलता है कि दादा साहेब इस वक्त पास के ही चौल में जादू का खेल दिखा रहे हैं। तभी वो व्यापारी वहां पहुंच जाता है और फिर हम दादा साहेब फाल्के जी से मिलते हैं और वो अपने काम में बहुत बिजी थे। तभी उनकी नज़र उस व्यापारी पर पड़ती है तो वो समझ जाते हैं और जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। फिर वो व्यापारी भी उनके पीछे भागता है। फिर दादा साहेब जी एक जगह छिपते हैं क्योंकि उन्हें वो बिजनेस नहीं करना था। फिर वहाँ पर उन्हें एक तंबू दिखता है तो उनकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है और फिर वो उस तंबू के अंदर जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये हिलते हुए चित्र है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो उसे बहुत एंजॉय भी करते हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो उन्हें उनकी पत्नी बहुत डांटती है क्योंकि उन्हें आने में बहुत देर हो गई थी। फिर वो सरस्वती बाई को हिलते हुए चित्र यानी फिल्मों के बारे में बताते हैं तो वो भी क्यूरियस हो जाती है। इसलिए दूसरे दिन पूरे परिवार सहित सब लोग फिल्म देखने जाते हैं। उन लोगों को ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि ये एक ही फिल्म बार बार देखते हैं। सभी लोग फिल्म को एंजॉय करते हैं, लेकिन दादा साहेब वो फिल्म कैसे बनती है वो देखते हैं। और जब ये लोग बाहर आते हैं तो दादा साहेब जी सरस्वती को बताते हैं कि वो भी फिल्म बनाएंगे। ये सुनने के बाद सरस्वती बाई भी मान जाती है क्योंकि वो हमेशा से ही दादा साहेब जी के हर एक काम में उन्हें सपोर्ट करती आई है। कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये बिल्कुल वैसे ही था। इसके बाद दादा साहेब जी बार बार फिल्में देखने जाते और फिल्में कैसे बनती है उसका अभ्यास करने लगते और फिल्म बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होगी उसे लाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर चीज़ आसानी से कर पाए। सरस्वती अपने पास जितने पैसे होते हैं वो सारे उन्हें दे देती है, पर फिर भी काम नहीं बनता। इसलिए दादा साहेब जी ने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दिया था। अब तो दादा साहेब जी ने पूरी तरीके से इस काम में खुद को झोंक दिया था। वो हर रोज़ फिल्म देखने जाते और वहाँ के अंग्रेज लोगों से सारी चीज़ें सीखते, घर आकर उसका अभ्यास करते। फिर वो नाटक देखने जाते और कई चीज़ें नोट करते, जैसे कैमरा कैसे पकड़ना है या फिर एक चीज पास से या फिर दूर से कैसे दिखाते हैं। दादा साहेब मानो जैसे पागल से हो गए थे। वो हर वक्त इसी बारे में सोचते रहते थे और धीरे धीरे घर की सारी चीजें वो बेच देते हैं। इसीलिए आसपास के सभी लोग उन्हें पागल करार कर चुके थे और वो लोग उन्हें मेंटल हॉस्पिटल भी लेकर जाते हैं। फिर दादा साहेब वहाँ से भी भाग जाते हैं। अब सभी लोग उन पर शक कर रहे थे, इसीलिए दादा साहेब सभी लोगों को फिल्म बनाने की चीज़ों को इस्तेमाल करके कुछ फोटोज़ पर्दे पर दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं करता। उनका भाई उन्हें पूछता है कि इसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, तो दादा साहेब जी बोलते हैं हज़ारों रुपए। तो उनका भाई उनके हाथ 10 रुपए का नोट देता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं, तो तुम इसे ही रख लो ताकि घर में कुछ तो सामान बचे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बिल्कुल रुकते नहीं। वो अपना काम उसी जुनून के साथ कंटिन्यू करते हैं।
उन्हें रात दिन कुछ भी समझ नहीं आता। इतनी फिल्में देखने के बाद उनकी आंखें खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो फिल्में देखते ही रहते हैं। एक दिन फिल्म देखते देखते वहीं पर वो सो जाते हैं। फिर उनका बेटा भालचंद्र उन्हें वहां पर देखने जाता है, तो उन्हें समझ आता है कि अब उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई है। फिर वो बहुत दुखी होते हैं। भालचंद्र उन्हें कहता है कि बाबा, आप टेंशन मत लो, मैं नौकरी करूँगा। तब वो बोलते हैं कि अब पर्दे पर का नाटक कौन करेगा। यहाँ पर हमें उनका पैशन नजर आता है। उनके लाइफ में सिर्फ यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन गई थी। उन्हें इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता था। फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाया जाता है और फिर तभी हमें ये समझ आता है कि सरस्वती बाई तीसरी बार प्रेग्नेंट है। इसके बाद धीरे धीरे दादा साहेब जी की आंखें ठीक होने लगती है और उन्हें चश्मा लग जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि अब उन्हें ज़्यादा जानकारी लेने के लिए लंदन जाना होगा, क्योंकि भारत में ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो सकती और फिल्में भी वहीं पर बनती थी। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने थी, वो था पैसा। उन्हें वहां जाने के लिए 10,000 रुपयों की ज़रूरत थी, इसीलिए 12,000 की खुद की बीमा पॉलिसी वो गिरवी रखते हैं और उन्हें 10,000 रुपये मिल जाते हैं। और अब दादा साहेब जी खुशी खुशी लंदन जाने के लिए निकलते हैं और वो अपने पत्नी को बोलते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। फिर वो निकल जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सरस्वती बाई की डिलीवरी हो गई है और उन्हें एक बच्ची हुई है और वो उसका नाम मंदाकिनी रख देती है। यहाँ दादा साहेब लंदन पहुँच जाते हैं। लंदन पहुँचने के बाद दादा साहेब जी को और एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो होता है खाना, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता, क्योंकि दादा साहेब प्योर वेजिटेरियन होते हैं। लेकिन एक होटल में उन्हें एक महाराष्ट्रियन आदमी मिलता है जो उनकी बहुत मदद करता है और वो होटल भी उसी का होता है। इसीलिए वो दादा साहेब जी के लिए वेज खाने का बंदोबस्त कर देता है। अब उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। फिर वो एक फिल्म मेकर से मिलते हैं और फिल्मों की सारी बारीकियाँ बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। दादा साहेब जी ने सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ 2 महीनों में इकट्ठा कर ली थी। इसके बाद वो फिर भारत लौट आते हैं और फिर वो दादर के एक बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं जो उनके दोस्त का है, क्योंकि वो वहाँ ठीक से अपना काम कर सकते थे। अब उन्हें फिल्म बनाने के लिए फिर से पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उन पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन उन्हें खुद पर और अपने काम पर पूरा भरोसा था। लेकिन अब तक उन्हें फिल्म किस चीज़ पर बनानी है ये डिसाइड नहीं हुआ था। और तभी वहाँ पर सरस्वती बाई का भाई गणेश आ जाता है और वो दादा साहेब जी को हरिश्चंद्र के नाम से पुकारता है। तो उन्हें अपनी आइडिया मिल जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो राजा हरिश्चंद्र के ऊपर सिनेमा बनाएंगे। गणेश को भी दादा साहेब जी पर भरोसा था, इसलिए वो जैसे होगा वैसी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरे दिन ये दिखाया जाता है कि लंदन से सिनेमा बनाने के लिए लगने वाली सारी चीज़ें आ जाती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनका काम शुरू हो जाता है। अब दादा साहेब जी ये डिसाइड करते हैं कि वो कुछ तो ऐसा करके दिखाएंगे जिस पर लोग उन पर विश्वास करना शुरू करें और सिनेमा बनाने के लिए पैसे दें, क्योंकि जब तक कोई चमत्कार नहीं होता तब तक कोई नमस्कार भी नहीं करता। इसलिए वो एक गमले में मटर का दाना बोते हैं और उसकी हर रोज़ की ग्रोथ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर कर उसकी फिल्म सभी को दिखाते हैं। सब लोग बहुत खुश होने के साथ साथ आश्चर्यचकित भी होते हैं। फिर सभी लोग पैसे जमा करते हैं, लेकिन फिर भी 25,000 रुपये ही जमा हो पाए थे। फिर सरस्वती बाई अपने गहने गिरवी रखती है और पैसों का इंतज़ाम हो जाता है। फिर दादा साहेब सिनेमा बनाने के लिए जो लोग लगेंगे उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। इसलिए वो अखबार में इश्तिहार देते हैं और उसे पढ़कर भी कोई भी काम का आदमी नहीं आता। फिर वो नाटक कंपनियों से संपर्क करते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें लोग मिल जाते हैं। फिर वो सभी को उनका काम समझाते हैं। उन्हें उनके सिनेमा के लिए अच्छे मेल कैरेक्टर्स भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे इंतज़ाम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उस ज़माने में औरतें नाटक या फिर सिनेमा में काम नहीं किया करती थी, इसीलिए उन्हें फीमेल एक्ट्रेस ढूंढना बहुत मुश्किल जा रहा था।
इसलिए वो सरस्वती को भी बहुत मनाते हैं, लेकिन वो सिनेमा में काम करने के लिए मना कर देती है। उन्हें उनके सिनेमा के लिए सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस ही चाहिए थी और वो ये काम किसी मेल एक्टर से नहीं करवाना चाहते थे। इसलिए वो रेड लाइट एरिया जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी राजी नहीं होता। तभी एक औरत तैयार हो जाती है और उसे वो घर ले आते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसे भी वहाँ से लेकर जाता है, क्योंकि सिनेमा में काम करना बहुत ही बेशर्मी वाली चीज़ समझी जाती थी उस ज़माने में। अब इनके पास कोई फीमेल एक्ट्रेस नहीं थी, तो वो एक आदमी को ही साड़ी पहनाकर तैयार कर लेते हैं और वो रिहर्सल शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें भी उन्हें बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि सभी लोग नए थे और उन्होंने ये काम न तो कभी देखा था और ना ही कभी किया था। इसीलिए दादा साहेब बहुत सख्त नियम बना देते हैं और वो उनसे एक्सरसाइज करवाते हैं, और जो लोग फीमेल के रोल में थे उन्हें हर वक्त साड़ी में रहने को और बिल्कुल औरतों के जैसे रहने को कहते हैं और उनके काम भी करने को कहते हैं, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि दादा साहेब जी का काम बढ़ गया है, इसलिए वो अपने एक बचपन के दोस्त को, जिसका नाम त्र्यंबक तेलंग होता है, उसे मुंबई बुला लेते हैं और उसे कैमरामैन बना देते हैं, क्योंकि उसे कैमरे की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इसके बाद उनकी शूटिंग की सारी तैयारियां शुरू हो जाती है, इसलिए वो वहां जाते हैं जहां शूटिंग करनी थी। उनकी पूरी टीम शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाती है, लेकिन जब तक दादा साहेब जी वहां पर पहुंचते हैं तब तक उन लोगों को पुलिस आकर पकड़ लेती है, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि ये कोई चोर लुटेरे हैं जो भेष बदल कर आए हैं। दादा साहेब जी पुलिस को बहुत समझाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वही पुलिस स्टेशन में ही नाटक शुरू कर देते हैं और फिर पुलिस भी उन्हें छोड़ देती है और इसके बाद उनका काम शुरू हो जाता है। लेकिन फिर कैमरा बंद हो जाता है, लेकिन वो उसे फिर से ठीक कर देते हैं। लेकिन तभी उनका बेटा भालचंद्र नीचे गिर जाता है और वो बहुत जख्मी होता है और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन उनके पास उस सिनेमा को ख़त्म करने के लिए बहुत कम वक्त था। इसलिए वो अपने जख्मी बेटे को चिता पर लेटा देते हैं, क्योंकि वही लास्ट सीन था। जब शूटिंग खत्म होती है, इसके बाद ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। दादा साहेब जी की अपने काम के प्रति डेडिकेशन इससे पूरी तरीके से दिखाई देती है। इसके बाद उनकी फिल्म कंप्लीट हो जाती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब इन्हें अपनी फिल्म सभी को दिखानी थी, लेकिन इन्हें कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए वो एक प्लान बनाते हैं। वो उसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अलग अलग ऑफर्स भी रखते हैं और देखते ही देखते भीड़ लग जाती है और उनकी फिल्म बहुत सफल होती है। इसके बाद वो बहुत सारी फिल्में बनाते हैं और सभी फिल्में सफल होती है। फिर उनकी फिल्में लंदन में भी दिखाई जाती है और वो वहाँ पर भी सभी को पसंद आती है। फिर वहाँ दादा साहेब जी को कुछ लोग ऑफर देते हैं कि वो वहीं पर रहकर काम करें और उन्हें मुँह मांगी रकम दी जाएगी। तब वो मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भारत में फिल्म इंडस्ट्री बनानी थी और होता भी ऐसा ही है। आगे जाकर दादा साहेब जी 100 से भी ज़्यादा फिल्में बनाते हैं और आज पूरे वर्ल्ड में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब कुछ संभव है, अगर मन में उतनी दृढ़ इच्छा हो। दादा साहेब जी सभी के लिए प्रेरणा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।